This conference will now be recorded. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 पहले थोड़ा बेहतर यानी लिख लें इसमें जो छोटी छोटी बातें हैं ताकि करते हुए परेशानी ना हो। कुछ लोगों ने तो ये 7वां 8वां 9वां भी क्वेश्चन कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर लिखा हुआ है लोन टू समीर एंड कंपनी, तो यह लिखा हुआ है लोन, यहाँ टू नहीं है, यहाँ लोन फ्रॉम है, लोन टू नहीं है, क्योंकि लोन टू का मतलब है कि हमने समीर को लोन दिया, हमने समीर से लोन लिया है। लोन बाय लिख लो या, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ये कमीशन 4500 लिखा होगा, ये काटने ये अमाउंट है ही नहीं। ठीक है, ये दो चीजें आपने सही करनी है क्वेश्चन के अंदर, फिर ये क्वेश्चन हमारा होगा और वो हम अभी करने भी लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम अभी करने लगे हैं, ठीक हो गया। एक बंदे का सवाल है गुड्स रिटर्न टू, गुड्स रिटर्न टू का मतलब है कि वो परचेज रिटर्न है। गुड्स रिटर्न टू का मतलब है कि वो परचेज रिटर्न है, ठीक है। और अगर लिखा होता है ना गुड्स रिटर्न्ड बाय, तो वो होता है सेल्स रिटर्न, ठीक होगी बात। सर हाँ जी सर ये जो इन्वेंट्री होती है ये हमारा स्टॉक होता है ना, तो हाँ जी, इसको जब हम खरीदते हैं तो हम परचेज अकाउंट लिखते हैं कि इन्वेंट्री अकाउंट लिखते हैं परचेज अकाउंट, अपने जर्नल में? परचेज अकाउंट। जी परचेज अकाउंट लिखते हैं, अगर हम इसको खरीदें तो परचेज अकाउंट लिखते होते ओके सर, थैंक यू सो मच सर। हैं। ओके, तो करते हैं सवाल क्वेश्चन नंबर 7, और ये इस बेसिक चीजों का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके बाद ये इसके दो क्वेश्चन वो जो कि आपने खुद करने हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, और फिर हमारा टॉपिक शुरू हो जाएगा 1 बाय 1। तकवा का सवाल है कि सर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, ये अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स जो आगे इस्तेमाल होनी है, ये सारा कुछ उसके लिए पढ़ा है हमने। यानी अगर मैं ये कहूं कि पूरी अकाउंटिंग में आगे यही चीजें इस्तेमाल होनी है तो ये बात गलत नहीं होगी, ठीक है। तो हाँ, अगर आप ये कहोगे कि इसमें से कोई स्पेसिफिकली क्वेश्चन आएगा जिस तरह के हमने पढ़ा है, ऐसे नहीं है। ये इस जितने हमने टॉपिक पढ़ लिए इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, इसके बाद जो अब हमने शुरू करने हैं टॉपिक, वो इंशाल्लाह उसके हर टॉपिक में से क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, ठीक है, जो कल से हमने टॉपिक शुरू करना है, ठीक है। यहां तक सिर्फ आपको पता होना चाहिए डेबिट क्रेडिट एसओसीआई मतलब स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जब हम बात करेंगे कि ये चीज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखनी है तो आपको पता हो कहां पर लिखनी है, या आपको ये बताया जाए कि ये चीज डेबिट हो रही है या क्रेडिट हो रही है, इसकी ये नेचर है, तो पता होना चाहिए। चले जनाब बिस्मिल्लाह करते हैं। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज बीन एक्सट्रैक्टेड। अभी आपके जो सवाल हैं वो उसका आंसर मैं बाद में करूंगा, अभी हम क्वेश्चन करने लगे हैं स्टार्ट। The following trial balance has been extracted from the ledger of Heather, a sole trader, as at 31st May 2015, the end of his most recent financial years. आपको डेबिट और क्रेडिट चीजें गिवन है। लैंड एंड बिल्डिंग एट कॉस्ट, लैंड एंड बिल्डिंग की आपको कॉस्ट गिवन है 90,000, वैसे तो 90 मिलियन है, ऊपर 000 है।
इक्विपमेंट एट कॉस्ट 57,500। फिर लिखा हुआ है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन लैंड ऑन इक्विपमेंट। ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उन दोनों की गिवन है और हमें पता है कि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम एसेट की कॉस्ट में से माइनस करके लिखते हैं, इसको अलग से किसी जगह नहीं लिखा जाता। फिर इन्वेंट्री है, ओपनिंग स्टॉक, फिर सेल्स है, परचेज है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड है, वेजेस एंड सैलरीज हैं, बैड डेट्स हैं, लोन इंटरेस्ट है, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेएबल है, कमीशन है। सॉरी हम क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ने लगे हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 7 करना है। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 है करीम एंड सन का और ईयर एंड है 31 दिसंबर 15। ये 15 है यहाँ पर, ये 5 की जगह 15 है ये, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और उसने आपको क्लोजिंग स्टॉक भी दे दिया जी। तो हम करना स्टार्ट करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल। गुडविल आपको पता है हमारा एसेट होता है। व्हीकल, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल, ड्राइंग्स, मॉर्गेज, मॉर्गेज भी हमारी लायबिलिटी है, लोन फ्रॉम समीर एंड कंपनी, सेल्स, परचेज, स्टॉक, वेजेस, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कमीशन, ऑडिट फी, बैंक चार्जेस, रेंट और डिस्काउंट। आपको रेंट भी दोनों साइड पर गिवन है, डेबिट साइड पर भी और क्रेडिट साइड पर भी, और सेम डिस्काउंट भी दोनों साइड पर है, डेबिट साइड पर भी और क्रेडिट साइड पर भी। ठीक हो गया। तो जो डेबिट साइड पर होगा वो हमारा एक्सपेंस है और जो क्रेडिट साइड पर होगा वो हमारी इनकम है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ऑडिट फी की तरह आएगी, ऑडिट फी हमारा एक्सपेंस है, हम अपना ऑडिट करवा रहे हैं तो हम एक्सपेंस पे कर रहे हैं। और वैसे भी जो चीज डेबिट साइड पर होती है ना, वो या एसेट हो सकती है या एक्सपेंस हो सकती है। चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं। करीम एंड सन स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ comprehensive income for the year ended। कौन सा साल है? 31 दिसंबर 2015। आप देखो लेट आने का प्रेशर कि अभी एक बंदा आया है तो वो कह रहा है कि सर वो स्क्रीन ऊपर कर दें। वो अल्लाह के बंदे, हमने अभी यही लिखना स्टार्ट किया है जो आपके सामने है, उससे ऊपर कुछ नहीं लिखा ही नहीं, स्टार्ट ही यहां से लिखना किया। चले तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं सेल्स से। जी जनाब, सेल्स हमारे पास है 239,200। 239,200 क्या रिटर्न भी है? 239,200 रिटर्न नहीं है तो हम डायरेक्ट भी यहां पर इसको लिख सकते थे। उसके बाद हम कहते हैं लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स,
क्योंकि सेल्स रिटर्न तो है नहीं। कॉस्ट ऑफ सेल्स में सबसे पहले आ जाता है ओपनिंग स्टॉक। जी मेरे भाई, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास आ जाता है जनाब 84,400। 48,400 48,400 एड परचेजेस। जी मेरे भाई, परचेजेस आपके पास हैं 82,000 और परचेजेस रिटर्न और कैरेज इन किसी जगह नजर नहीं आ रहा, ना परचेजेस रिटर्न है ना कैरेज इन है। तो 82,000, तो फिर लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है, ये हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाहर होता है, हमेशा नहीं, 99%, 65,200। जी मेरे भाई, काइंडली बता दें कि इसकी कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ रही है। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ रही है? अच्छा जनाब, कॉस्ट ऑफ सेल भी यही आ रही है 65,200। तो जनाब ग्रॉस प्रॉफिट भी फिर बता ही दें। $174,000। डन होगी बात। चलें जी, आगे चलते हैं फिर। आज मंडे है और मंडे को आपका टेस्ट भी होता है। हर मंडे को आपका टेस्ट हुआ करेगा, हर मंडे को। तो आज भी मंडे है तो आपका टेस्ट भी है। गूगल क्लासरूम का कोड मैंने सेंड कर दिया था, आपकी क्लास के बाद आपका टेस्ट अपलोड हो जाएगा। चाहो तो मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ या गूगल क्लासरूम पे ही डायरेक्ट ऐड कर देता हूँ। चलें जी, ऐड अदर इनकम। ऐड अदर इनकम। अदर इनकम में क्या क्या चीजें आती हैं? लो मेरे भाई, अदर इनकम में ये दो चीजें हैं, एक रेंट और एक डिस्काउंट रिसीव्ड। अदर इनकम में एक रेंट आ गया 1,000 से और दूसरा डिस्काउंट आ गया 1,200 से। तकवा का सवाल है कि सर रेंट तो हमारा एक्सपेंस होता है। बिल्कुल एक्सपेंस होता है अगर डेबिट साइड पर हो। ये रेंट क्रेडिट साइड पर है तो हम रेंट रिसीव भी तो कर सकते हैं। अगर हमने कुछ पोर्शन अपना रेंट पे दिया हुआ है तो हम उसका रेंट रिसीव करेंगे, तब तो वो हमारी इनकम हो जाएगी ना। अगर रेंट पे कर रहे हैं तो एक्सपेंस है, रिसीव कर रहे हैं क्रेडिट साइड पर है तो फिर तो हमारी इनकम है। रहील कहता है सर लायबिलिटी भी तो हो सकता है। तब लिखा होता रेंट पेएबल। अगर लायबिलिटी होता तो तब लिखा होता रेंट पेएबल या लिखा होता एक्रूड रेंट, सिर्फ रेंट ना होता। अदर एक्सपेंसेस। चलें जी, अब हमारे पास अदर एक्सपेंसेस की लिस्ट है, वो लिखना शुरू कर दो।
रेंट जो डेबिट साइड पर लिखा हुआ है वो हमारा एक्सपेंस है, और जो रेंट क्रेडिट साइड पर लिखा हुआ है वो इनकम। रेंट जो डेबिट साइड पर लिखा हुआ है वो हमारा एक्सपेंस है, राइट, और जो क्रेडिट साइड पर लिखा हुआ है वो इनकम है। और कुछ लोग कहते हैं कि कुछ, जी सर ये कमीशन भी हमारा अदर इनकम नहीं आएगा? लेकिन ये यहाँ पर ये अमाउंट नहीं है, ये अमाउंट ही नहीं है, इससे ना ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा था, ये 4500 अमाउंट गलत लिखी हुई है। ओके सर। चलें जी, नेक्स्ट आ जाओ फिर एक्सपेंसेस की साइड पर। तो एक्सपेंस वेजेस से स्टार्ट हो रहे हैं, 10,000 वेजेस हैं। उसके बाद कमीशन है 3,000। उसके बाद ऑडिट फी है 12,000। उसके बाद बैंक चार्जेस हैं 1100। उसके बाद रेंट है 1500। इसके बाद है ये है डिस्काउंट अलाउड होगा जो डेबिट साइड पर लिखा हुआ है 600। तो आप मुझे एक्सपेंसेस की लिस्ट को ऐड करके बता दें। $28,200 क्या आ रही है? ओके, तो अब ऐसा करो, ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम ऐड कर दो और अदर एक्सपेंस माइनस कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम ऐड कर दो और अदर एक्सपेंसेस माइनस कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। डन होगी बात? चलें, अभी फिर हम चलते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ। क्रीम एंड सन्स, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। as at 31st December 2015। ओके होगी बात? जी जनाब। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमारे पास नॉन करंट एसेट से स्टार्ट होती है। तो नॉन करंट एसेट में सबसे पहले हमारा प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल, व्हीकल, इन्वेस्टमेंट, ये सारे हमारे नॉन करंट एसेट। हाँ, इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा कि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है।
अगर ना बताया हो तो इसको हम ये समझ लेंगे कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और अगर बताया हो तो जो बताया होगा वही लिखेंगे। तो शुरू हो जाते हैं जनाब लिखना। प्लांट एंड मशीनरी 154,000, बिल्डिंग 160,000, उसके बाद है फर्नीचर 55,000 और गुडविल 60,000। फर्नीचर 55,000। गुडविल को एंड पे लिखेंगे क्योंकि वो इंटेंजिबल एसेट है, थोड़ा सेपरेट करके लिखेंगे ताकि पता चले, तो इसलिए गुडविल को बाद में लिख लेते हैं। व्हीकल लिख लेते हैं पहले 30,000। फिर है इन्वेस्टमेंट 100,000 और एंड पे गुडविल लिख लेते हैं 60,000। हैं ये सारे हमारे नॉन करंट एसेट। जी जनाब, टोटल करके बता दें जरा। $459 है, $559 है। मोइन भाई को कॉल्स बहुत आ रही हैं। मोइन भाई अपनी कॉल्स बंद करके बैठे ना क्लास में। अगर आपको कॉल्स आ जाती हैं तो अपनी कॉल्स वगैरह बंद करके बैठा करें कि क्लास के टाइम आपको कॉल्स नहीं आनी चाहिए। जी जनाब, नॉन करंट एसेट हो गए सबके 559,000। फिर हम लिखते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कहां से शुरू करते हैं? स्टॉक से। और क्लोजिंग स्टॉक हमेशा लिखा जाता है। कौन सा स्टॉक लिखा जाता है? क्लोजिंग 65,200। 65,200। फिर उसके बाद फिर करंट एसेट्स में बेहतर यही होता है कि हम अपने डेटर्स या रिसीवेबल्स लिखें, और इस क्वेश्चन में मुझे लगता है डेटर्स हैं ही नहीं। सारा काम ही मुझे लगता है कैश पे हो रहा है। तो इसमें कैश एट बैंक और कैश इन हैंड है। कैश एट बैंक है 12,000 और कैश इन हैंड है 6,000। कैश एट बैंक 12,000 और कैश इन हैंड 6,000। तो बताएं जनाब, कोई और अमाउंट है हमारी एसेट्स के अंदर? 83,200 टोटल एसेट्स। हाँ जी, एसेट्स का टोटल कर लें 642200। 642200 गुड हो गया जनाब। चलें जी, उसके बाद आ जाता है हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले पोर्शन हम लिखते होते हैं इक्विटी का, जिसमें आता है कैपिटल। कैपिटल हमारा है जनाब 366,400।
366400। इसमें हम ऐड कर देते हैं नेट प्रॉफिट। जी नेट प्रॉफिट कितना था हमारा 174,000 या कोई और है? नेट प्रॉफिट हमारा यही है। वन 48 है। 148,000। 148,000 लेस कर देंगे ड्राइंग्स अगर हैं तो। हाँ जी बिल्कुल हैं हमारी ड्राइंग्स 16,800 ड्राइंग्स 16,800। लो जनाब इक्विटी की अमाउंट बता दें मुझे 366,400 497,600 क्या यही है 497,600। इसमें हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज भी हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज एक है मॉर्गेज और दूसरा है लोन समीर वाला। ये दो मॉर्गेज और लोन फ्रॉम समीर 1 लाख मॉर्गेज है यानी हमने चीजें गिरवी रखवा के लोन लिया हुआ है और दूसरा है 44600 144,600। अब आप बताएं कि क्या कोई करंट लायबिलिटी भी है। इस क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी नजर नहीं आ रही तो खत्म कर देते हैं फिर टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिख लेते हैं। टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज 642200 तो ये भी था 642200 तो लाओ जनाब हमारा आंसर बराबर आ गया। चैलेंज अगर आपने नोट कर लिया है तो आए जरा क्वेश्चन नंबर 8 को अभी करते हैं। हैदर वाला क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दें। टाइम है आपके पास 20 मिनट का। 20 मिनट के अंदर आपने क्वेश्चन नंबर 8 करना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आंसर सॉल्यूशन दिखा रहे हैं, ये देख लें। तो जनाब क्वेश्चन नंबर 8 करना शुरू कर दें। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं ताकि एक ही पेज पे ये क्वेश्चन नजर आ जाए। ये तो बहुत ही छोटा हो गया। ये काबिल इस्तेमाल चैलेंज। ये क्वेश्चन है आपका और करना शुरू कर दें। 20 मिनट के बाद मैंने जो जो चीजें आपसे पूछनी है वो आपने आंसर करनी होगी, ठीक है।
फॉर्मेट के साथ करना है क्वेश्चन, सिर्फ कैलकुलेटर पे ही कैलकुलेशन नहीं करते जाना। प्रॉपर फॉर्मेट में काम करना है। एहसन का सवाल है कि सर इसका डेबिट क्रेडिट पहले बनाना है। कुछ भी नहीं, जस्ट सवाल करना है। ग्रॉस प्रॉफिट तक आ गया।
तकवा का सवाल है कि सर ट्रेड पेबल हमारी लायबिलिटी है, ट्रेड पेबल क्रेडिटर्स को कहते हैं, ट्रेड पेबल क्रेडिटर्स को कहते हैं, और ट्रेड रिसीवेबल हमारा एसेट होता है। डेटर्स का दूसरा नाम है ट्रेड रिसीवेबल। देखते हैं आप लोगों ने उस दिन चीजें गौर से नहीं सुनी थी, बताया था आप लोगों को। डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस होता है उमर भाई, और बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी करंट लायबिलिटी होती है। एक दफा जो हेड्स के नाम लिखे हुए हैं, एक दफा मुझे लगता है दोबारा देखने की जरूरत है आपको। बिल्कुल, लॉन इंटरेस्ट एक्सपेंस में होता है हमारा, लॉन इंटरेस्ट एक्सपेंस में होता है। लैंड एंड बिल्डिंग हमारा नॉन करंट एसेट होता है सद भाई। ऐसी कैसी बातें पूछ रहे हो यार।
7 मिनट रह गए, 11 मिनट हो चुके हैं, 7 मिनट रह गए हैं। कैरेज आउटवर्ड हमारा अदर एक्सपेंस होता है, कैरेज इनवर्ड कॉस्ट ऑफ सेल में आता है, और कैरेज आउटवर्ड हमारा अदर एक्सपेंस होता है। गानिया का सवाल हो गया। गानिया बस आप 2-3 मिनट देख लें, फिर उसके बाद देखते हैं आंसर्स अपने देखते हैं। चलें जी, अब जरा आंसर मैच कर लें। आप इसके ना ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर बताएं कितना आ रहा है। गानिया आप ही बताएं, क्योंकि अभी आपने ही सवाल किया है। ये ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर कितना आ रहा है? 143,400 क्या सबका सेम है? 143,400। फिर नेट प्रॉफिट बताएं। 44,980। अब तकवा का और गानिया के आंसर में फर्क है। कोई और भी बताया नेट प्रॉफिट की वैल्यू? हाँ जी जनाब, सबका डिफरेंट आ रहा है आंसर।
अच्छा, आपने ना किसी बंदे ने ना शायद ये गलत लिखा होगा, क्लोजिंग स्टॉक 25,400 लिखना है, क्योंकि 3 जीरो ऊपर लिखी हुई है ना, 3 जीरो ऊपर लिखने की वजह से यहाँ पर 25,400 लिखना है। ठीक है जनाब। चलें जी, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का टोटल कितना आ रहा है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का टोटल 174,251। अब जिसके ये आंसर नहीं आ रहे वो काइंडली अपने आंसर्स मैच करेंगे, ठीक है। और कल ये क्वेश्चन जिसका नहीं हुआ सही वो क्वेश्चन भी पूरा करेगा और क्वेश्चन नंबर 9 कर लेगा। अगर कोई इश्यू होगा तो मैं समझा दूंगा, वरना हम नए टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है मेरे भाई। और किसी ने सवाल पूछा है कि सर क्लास हमारी कितने टाइम की होती है? क्लास मेरे भाई आपकी ये आखिरी क्लास है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट चलेगी। ये 1.5 घंटे की भी हो जाया करेगी, 2 घंटे की भी हो जाया करेगी, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है मेरे भाई। अब मुझे बताएं कि अब आपके जो सवाल हैं वो मैं बता दूं कि जो जो सवाल आपने पूछे हैं तकवा का मैसेज आया कि उनका ट्रायल बैलेंस में किसी में मसला है। ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस से सही होता है। ट्रायल बैलेंस का और तो किसी का कोई सवाल नहीं है। चलें जी, ओके हो गया। तो कल से इंशाल्लाह एक नया टॉपिक शुरू होगा जिसमें से पेपर भी आता होगा, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।